Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है खुशी की। खुशी एक 12 साल की लड़की थी जो कि स्कूल में पढ़ा करती थी। वो अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ ही घर पर रहती थी। खुशी अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी। उसके दादा दादी जो कि प्योर वेजिटेरियन थे, वो लोग कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाए थे और ना ही घर पे पसंद करते थे बनाना, जिसके वजह से घर के पीछे एक छोटा सा रूम था। जब कभी खुशी को और उसके मम्मी पापा को नॉनवेज खाने का दिल होता तो वो लोग वहीं पकाकर वहीं खा कर के आ जाते। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जैसे कि खुशी के दादा दादी जो कि प्योर वेज थे और उन्हें साफ़ सफाई, जैसे कि पहले ज़माने में लोग होते थे कि अपने घरों में भी वो लोग बाथरूम नहीं बनाया करते थे। ये घर भी उसी हिसाब से खुशी के दादा ने बनवाया था कि वो जो बाथरूम था वो घर के पीछे हिस्से में था, कि वो घर में अटैच ना हो, क्योंकि घर में उन्हें गंदगी और नापाकी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उनका जो बाथरूम था वो घर के पिछले हिस्से में था। इन्हें जब भी बाथरूम जाना होता, जैसे कि टॉयलेट या वॉशरूम, ये लोग घर से बाहर ही जा कर के इस्तेमाल किया करते थे। वो घर के ठीक पीछे वाले हिस्से में हुआ करता था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि खुशी क्लास 12 की स्टूडेंट थी और उसकी पढ़ाई की ये लास्ट ईयर थी। खुशी अपनी पढ़ाई ख़त्म करके बस वो घर ही वापस आ रही थी। तभी उसने और उसकी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि ये हमारा लास्ट ईयर है और हमें पार्टी थ्रो करना चाहिए। खुशी अपने फ्रेंड से कहती है कि मेरे मम्मी पापा और दादा दादी मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे बाहर जा के पार्टी करने के लिए, क्यों ना तुम लोग मेरे घर पे ही आओ। लेकिन खुशी की फ्रेंड खुशी से कहती है, तुम्हारे दादा दादी तो नॉनवेज खाने के लिए मना करते हैं और हम लोगों को तो नॉनवेज ही खाना है। खुशी अपने दोस्तों से कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मम्मी पापा से कह दूँगी। हमारे घर के पीछे वाले हिस्से में जो रूम है, हम लोग वहीं पे पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। स्कूल के बाद खुशी जब घर आती है तो सारे बैठ कर के डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। तभी खुशी अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, ये मेरा लास्ट ईयर है और कुछ ही दिन में मेरा स्कूल ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट वीक हम सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है कि हम पार्टी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये बात सुनते ही खुशी के दादाजी खुशी से कहते हैं कि बेटा, लेकिन हम तो आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। दादाजी आप टेंशन ना लें, मुझे पता है कि आप लोग मुझे अलाउ नहीं करेंगे अकेले बाहर जाने के लिए। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों से कह दिया है कि हमारे जो बैक साइड का रूम है, हम लोग वहीं पर अब सारे फ्रेंड्स मिल कर के पार्टी कर लेंगे। खुशी अपनी मम्मी से खाना खाने के बाद किचन में जा कर के कहती है कि मम्मी, मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी तो आप उनके लिए कुछ नॉनवेज अच्छा सा बना दीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो मुझे बाहर अलाउ करेंगे नहीं जाने के लिए। खुशी की मम्मी खुशी से कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगी। देखते ही देखते आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन खुशी का स्कूल का लास्ट डे होता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद सारे दोस्त आपस में ये डिसाइड करते हैं कि आज शाम को हम सब खुशी के घर आ रहे हैं और आज हम वहीं पे डिनर करेंगे और बहुत मस्ती किया जाएगा। सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। स्कूल के बाद खुशी घर आ जाती है। वो काफ़ी खुश रहती है। वो अपनी मम्मी से कहती है कि मेरे सारे फ्रेंड्स शाम को आ रहे हैं। खुशी की मम्मी खुशी से कहती है कि बेटा, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना करो। लेकिन दूसरी तरफ खुशी की दादी जी जो खुशी से कहती हैं, ठीक है बेटा, तुम अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हारी पार्टी ख़त्म हो जाए तो तुम उस रूम से नहा करके ही वापस इस घर में आओगी। हाँ दादी, मुझे पता है, मैं आपकी इस बात का ध्यान रखूँगी। खुशी अपने कमरे में चेंज करने के लिए चली जाती है। पार्टी का सारा इंतज़ाम उस कमरे में हो जाता है। आहिस्ते आहिस्ते करके खुशी के एक एक करके सारे दोस्त आ जाते हैं। बहुत शोर शराबा, गाना बजाना, ये लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं और लास्ट में डिनर खा करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। खुशी उस रूम को समेट रही होती है, क्लीन कर रही होती है। तभी वहाँ पे नॉनवेज के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं, हड्डी के टुकड़े, वो उसे बैक साइड पे फेंक देती है। खुशी के उस रूम के बैक साइड में एक जंगल के तरह स्पेस था जहाँ कोई आता जाता नहीं था। वो जगह काफ़ी खाली था और उसके पीछे बहुत सारे झाड़ियाँ थे। खुशी जब उस कमरे की सफाई कर रही होती है तो उसे कुछ खिचिर खिचिर की आवाज़ आती है।
खुशी यही समझती है कि शायद पीछे कोई जंगली बिल्ली है, मैंने अभी चिकन की हड्डी फेंकी है वहाँ पे, तो वो उसे खाने के लिए ही आई होगी। लेकिन खुशी को ये नहीं पता था कि उस कमरे के पीछे क्या है असल में। खुशी कमरे की सफाई में वापस लग जाती है। खुशी को फिर अचानक पीछे से आवाज़ आती है, जैसे कि कोई किसी चीज़ को बहुत नोच नोच करके खा रहा हो, किसी की खाने की आवाज़ आती है। खुशी हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखती है तो उसे कुछ भी वहाँ नहीं दिखता। लेकिन हाँ, खुशी जब खिड़की के बाहर झांकती है तो उसे ज़मीन पर वो सारे गोश्त के हड्डी जो बिखरे हुए रहते हैं वो वहाँ पे नहीं मिलते। खुशी समझती है शायद कोई बिल्ली या कुत्ता आया होगा, वो उसे वहाँ से उठा करके लेकर चला गया। खुशी नहा वहा करके वापस अपने कमरे में आ जाती है और अपनी मम्मी के साथ किचन में हेल्प करवा करके सारे सोने के लिए चले जाते हैं। खुशी के दादा दादी जितने ही सफाई पसंद इंसान थे, उसी तरफ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि खुशी और उसकी मम्मी जो कि थोड़ी बहुत अनहाइजीनिक थी। अनहाइजीनिक से मेरा मतलब है कि जब इनके पीरियड्स हुआ करते थे तो ये लोग बाथरूम में पीरियड्स के जो पैड्स होते थे उनको बिना धोए हुए पैकेट में बांध करके फेंकते थे। बल्कि वो अपने वॉशरूम के जो वेंटिलेशन के लिए छोटी सी विंडो होती है सबके बाथरूम में, वो लोग अपने बैक साइड में ही उस पैड को फेंक दिया करते थे। एक दिन की बात है, खुशी अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बाहर गई हुई होती है अपनी मम्मी के साथ। सारा दिन कॉलेज के चक्कर में गुजर जाता है। शाम को वो दोनों जब घर आते हैं तब खुशी अपनी मम्मी से कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, वहीं से नहा वहा करके घर में आऊँगी। और उन दिनों खुशी की पीरियड्स भी चल रही थी, तो वो वॉशरूम चली जाती है क्योंकि वो काफ़ी थकी भी होती है। वो वॉशरूम में जब नहा रही होती है तो उसने अपना पैड वहीं पे चेंज किया और पैड चेंज करके जैसे कि हमेशा की तरह वो खिड़की के बाहर फेंक देती है। नहाते वक्त खुशी को ये महसूस होता है कि जो वेंटिलेशन के लिए छोटा सा विंडो था उसके बाथरूम में, वहाँ से कोई उसे देख रहा है। खुशी जब विंडो की तरफ देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं रहता, लेकिन खुशी को बार बार ये चीज़ ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसे झांक रहा है, जिसकी वजह से उसे कुछ अनईज़ी सा फील होता है। खुशी अपनी मम्मी को आवाज़ देती है और कहती है कि मैं टॉवल लाना भूल गई हूँ, प्लीज़ आप मुझे टॉवल ला करके दे दीजिए। थोड़ी देर हो जाने के बाद खुशी को कुछ अजीब सी खसखस की फिर से आवाज़ आती है। वो जब वेंटिलेशन वाले विंडो को उससे बाहर झांकती है तो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। उसके बाद खुशी को दरवाज़े पे नॉक होता है और एक हाथ जो कि उसे टॉवल बढ़ाता है। खुशी वो टॉवल लेकर के अपने आप को पोंछ करके कपड़ा पहन करके वापस से घर में आ जाती है। खुशी डाइनिंग टेबल पे जब खाना खाने के लिए बैठती है तो उसकी मम्मी उससे कहती हैं, कम से कम अपने गीले बाल को सुखा लिया करो, शाम का वक्त है, ठंडा लग जाएगा तुम्हें। तभी खुशी अपनी मम्मी से कहती है, आपने तो बस मुझे छोटा टॉवल ला करके दे दिया था, मैंने आपसे बड़ा टॉवल मांगा था। खुशी की मम्मी उसके तरफ अजीब नज़रों से देखती हैं और कहती हैं, मैंने तो तुम्हें टॉवल दिया ही नहीं। तभी खुशी के पापा कहते हैं, बस अब बस करो, तुम लोग खाना खाओ जल्दी से, काफ़ी लेट हो गया है। ये लोग आपस में खाना खाते हैं और खाना खा के सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। खुशी की मम्मी खुशी के पापा को रोक करके कहती हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई। खुशी जो कह रही है कि टॉवल का, लेकिन मैंने तो उसे कोई भी टॉवल नहीं दिया। तभी खुशी के पापा कहते हैं, शायद मम्मी जी ने दिया होगा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो। लेकिन ये बात खुशी की मम्मी को कहीं ना कहीं खटक रही थी। किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद खुशी की मम्मी अपने सास के पास जाती है और वो उनसे पूछती है कि मम्मी जी, आपने क्या खुशी को टॉवल दिया। तभी उसकी सास बोलती हैं कि नहीं, मैं तो अपने कमरे में थी, मैं तो वहाँ बाहर की तरफ गई भी नहीं। खुशी की मम्मी को ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगा। उन्हें रात भर नींद नहीं आया। अगले दिन जब खुशी की मम्मी वॉशरूम में नहाने के लिए गई और वो जब अपना पैड चेंज करके उन्होंने भी वही काम किया जो खुशी ने किया था, और ये जैसे कि अक्सर ये लोग यही काम करते थे कि अपने पैड को डस्टबिन में फेंकने के बजाय ये लोग अपने बाथरूम के विंडो के बैक साइड में फेंक दिया करते थे। खुशी की मम्मी को भी पीछे से कुछ अजीब खसखस की आवाज़ आई। उनको लगा कि शायद कोई जानवर है जो कि पैकेट वैकेट फाड़ने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जब खुशी की मम्मी बाहर देखने की कोशिश की तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखा और उन्हें वहाँ पे उनकी फेंकी हुई पैकेट भी नहीं मिली।
उसके बाद दिन गुजरते चले गए। खुशी वापस से नहाने के लिए वॉशरूम में गई और उसने भी अपना पैड चेंज करके सेम वही काम किया कि उसने अपना पैड को पीछे फेंक दिया। जब नहा रही थी तो उसे भी बाहर से कुछ फिर से खसखस करने की आवाज़ आई, वैसे ही जैसे उसकी मम्मी को आई थी कि कोई पैकेट फाड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार ये आवाज़ थोड़ी सी अलग टाइप की थी। खुशी जब विंडो से बाहर देखती है तो उसकी नज़र उस पैकेट पे पड़ती है जिसमें उसने पैड को फेंका था। वो पैकेट फटा हुआ था और उसमें से पैड बाहर निकला हुआ था, और जो ब्लड स्टेन लगे हुए थे उसमें, उसे बैठकर एक शैतान, जो कि इंसानी बॉडी उसका था लेकिन उसका चेहरा जो कि काफ़ी भयानक था, वो उस ब्लड को अपनी ज़बान से लिक कर रहा था। ये देख करके खुशी ज़ोर से चीखती है और वहाँ से दौड़ करके वो अपने अंदर वाले घर में चली जाती है। अंदर जा कर के खुशी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उससे पूछते हैं। तभी खुशी उन्हें बताती है कि बाथरूम के उस तरफ कोई है, मैंने देखा है, और उसके हाथ में वो पैड था और वो जो ब्लड उसमें था वो उसे अपनी ज़बान से लिक कर रहा था। खुशी के पापा खुशी की बात सुन करके दौड़ करके बाथरूम की तरफ जाते हैं। जब वो बाथरूम के पीछे साइड की तरफ जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। तभी खुशी की दादी खुशी से और उसकी मम्मी से कहती हैं कि बेटा, ये सब गंदगी होती है, ये तुम्हें पैकेट में बांध करके डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ऐसे ये सब चीज़ों को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी नापाक चीज़ें होती हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट होती हैं। खुशी की मम्मी को ये बात समझ में नहीं आया और वो सब खुशी को यही समझाने लगे कि शायद तुम्हारा वहम था, तुमने कुछ और देखा होगा। लेकिन उस दिन के बाद से खुशी इतना डर गई थी कि वो अकेले बाथरूम जाना अब छोड़ दी थी। वो जब भी बाथरूम, अगर वो नहाने के लिए या टॉयलेट यूज़ करने के लिए जाती तो वो अपने साथ किसी न किसी को साथ लेकर के ज़रूर जाती। एक दिन की बात है जब खुशी की मम्मी भी बाथरूम में नहाने के लिए गईं। जैसे कि खुशी की दादी ने उन लोगों से कहा था कि पीरियड्स के जो पैड्स होते हैं उनको ऐसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए, तब से खुशी और उसकी मम्मी उस पैड को डस्टबिन में बांध करके फेंकते थे। खुशी की मम्मी जैसे ही नहा करके वॉशरूम से निकलती हैं तो उन्हें थोड़ी डिस्टेंस पे बाथरूम में से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कोई डस्टबिन को उलाट पुलाट रहा हो। खुशी की मम्मी काफ़ी हिम्मती औरत होती हैं। वो आहिस्ते से बाथरूम की तरफ जाती हैं। बाथरूम का दरवाज़ा जो कि हल्का सा खुला हुआ होता है, वो वहाँ से देखने की कोशिश करती हैं, और जो नज़ारा उन्होंने अंदर देखा, उनकी आँख फटी की फटी रह जाती है। शक्ल पूरा शैतानी होता है और जिस्म इंसान का। वो डस्टबिन में से वो पैड निकाल करके उसे फाड़ करके उसमें जो ब्लड के स्टेन्स लगे हुए होते हैं उन्हें लिक कर रहा होता है। ये देख करके खुशी की मम्मी दौड़ करके घर के अंदर जाती हैं और खुशी के पापा को लेकर के आती हैं। वो दोनों जब आते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, सिवाय उस पीरियड्स के छोटे छोटे पैड्स के टुकड़े पड़े हुए रहते हैं। उन लोगों को समझ में आ गया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ये बात खुशी के दादा दादी को भी पता चलती है। खुशी की दादी कहती हैं कि हमें पंडित जी को बुलाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे घर में आ गई है। अगले दिन पंडित जी घर पर आते हैं। वो कुछ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत रहता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। आज तक ये नहीं पता चल सका कि आखिर वो चीज़ क्या थी। अगर आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में अगर पता हो कि आखिर ये चीज़ है क्या, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एक सच्ची कहानी है जो कि बीती हुई थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी।